Welcome to Clear Voice, Clear Breath, a podcast where we decode everyday ear, nose, and throat health. I'm your host Rama, and today we are having guest Dr. Professor Amit Sharma, who is leading ENT specialist from Gurgaon. Today we are discussing about the 10 major topics which are important to our ENT health. थैंक यू रमा फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट एंड मैं जैसा हमेशा कहता हूँ एम्पावरिंग द सोसाइटी। मेरे टॉक्स यूजुअली लोगों को ईएनटी से संबंधित बीमारियों के बारे में बताने में होते हैं ताकि वो पैनिक ही ना हो और एक एक्चुअल स्थिति जान पाएँ अपने नाक कान गले से संबंधित बीमारी के बारे में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। लेट्स होप हैव अ बेटर सेशन दिस टाइम। सर, बहुत सारे पेशेंट्स कंप्लीट कर रहे हैं कि हमें सडन ईयर पेन हो रहा है, तो उसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? अगर पेशेंट उसको नेग्लेक्ट करता है तो लॉन्ग टर्म के बाद ट्रीटमेंट डिले होने पे उसकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसका? अचानक कान में दर्द का कारण हो सकता है वैक्स इन्फेक्शन, ट्रॉमा टू द ड्रम, अक्यूट ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस एक्सटर्ना। इसका क्या मतलब है? कान में वैक्स भर गया है, कान के पर्दे पे चोट हो चुकी है, कान के पर्दे में सूजन आ गई है, या कान का रास्ता उसमें सूजस आ गई है। इसकी वजह से कान में अचानक दर्द शुरू होता है। अचानक दर्द को आप खुद सेल्फ मेडिकेट करके और ख़राब कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर कुछ सिचुएशन में आपको एंटीबायोटिक्स, ईयर ड्रॉप्स, कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम्स, इनका इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ती है। अचानक दर्द को सिर्फ पेन किलर से ठीक करने से दिक्कत बढ़ सकती है, कान में मवाद भी आ सकता है, पर्दे में चोट और ज़्यादा हो सकती है। बेहतर है अचानक दर्द को आप लाइटली ना लें और ईएनटी एक्सपर्ट से मिलके इसके बारे में जानें। थैंक यू। सर, बहुत सारे लोग ईयरबड्स का यूज़ करते हैं ईयर क्लीनिंग के लिए। क्या हमें ईयरबड्स यूज़ करने चाहिए क्लीनिंग के लिए? इसमें आपकी क्या राय है? मेरी यूजुअली हर टॉक में मैं इस बारे में बात करता हूँ। कान के अंदर बड यूज़ नहीं करनी चाहिए। इट इज़ स्ट्रांगली डी रिकमेंडेड, आप यूज़ ना करें। अमूमन तौर पे नेचर ने सिस्टम ऐसा बनाया कि हमारे कान के अंदर कोई गंदगी या वैक्स है वो बाहर की तरफ आती है। जब हम ईयर बड यूज़ कर रहे हैं तो वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो रहा है, वो हम कान के अंदर वैक्स को या गंदगी को धकेल रहे हैं। इससे इन्फेक्शन बढ़ने का चांस ज़्यादा हो जाता है और कान की इम्यूनिटी इम्पैक्ट होने की वजह से बाद में ओटोमाइकोसिस और ओटाइटिस एक्सटर्ना बीमारी भी होती हैं, और कुछ केसेस में तो कान के पर्दे पे भी चोट आ जाती है। वैक्स कान में यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर कान में वैक्स है तो आप वैक्सोलाइटिक एजेंट्स आते हैं, बहुत सारे मार्केट में ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, यूज़ कर लीजिए उनको। अगर बहुत ज़्यादा वैक्स है और फंसा हुआ है, पेन हो रहा है, तो आप एक ईएनटी एक्सपर्ट से वैक्स के बारे में ज्ञान ले सकते हैं और सफाई भी करवा सकते हैं। सर, साइनस हेडेक और माइग्रेन हेडेक में क्या डिफरेंस है? मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स इस कन्फ्यूजन के साथ आते हैं कि सर हमें जो हेडेक है वो साइनसाइटिस की वजह से है या ये माइग्रेन का एक फीचर है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आपको ईएनटी सिम्टम साथ में आ रहे हैं, जैसे कि नाक बंद होना, जुकाम आना, नाक में से मवाद आना, छींके आना, गले में खराश होना, अगर ये सब चीज़ें साथ में हैं तो उम्मन तौर पे आप साइनोसाइटिस या साइनस हेडेक से ग्रसित हैं। लेकिन अगर आपको हेडेक है जिसके अंदर सर का एक भाग उस तरफ दर्द हो रहा है और लाइट, साउंड या किसी पर्टिकुलर इरिटेंट की वजह से आपको हेडेक शुरू हो रहा है, तो वो ज़्यादातर माइग्रेन की तरफ होता है। बट मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हेडेक को आप लाइटली मत लीजिए और अपने नियर बाय ईएनटी से एक कंसल्ट जरूर कर लीजिए, बिकॉज हेडेक, बी इट माइग्रेन और साइनसाइटिस, नीड्स ट्रीटमेंट। सर, जैसे ही सीज़न चेंज होने लगता है बहुत सारे पेशेंट्स ईएनटी प्रॉब्लम की कंप्लेंट करते हैं। क्या वो सीजनल है या वो कोई एलर्जी है? एग्री करता हूँ। कन्फ्यूजन रहता है कि जो ये जुकाम है ये एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से हो रहा है या ये वायरल इन्फेक्शन या वायरल फेरेंजाइटिस की वजह से है। तो इसमें देखिए, अगर मरीज़ को छींकें आती हैं और सीजनल वेरिएशन के साथ रहता है और कुछ एलर्जेंस हैं जैसे डस्ट माइट है, पॉलन है, डेंडर है, या कोई कैट या डॉग है उसके डेंडर की वजह से कुछ छींकें आती हैं और जुकाम बनता है, तो वो अमूमन तौर पे हिंट करता है कि वो एलर्जिक फिनोमिना है, एलर्जी साइनसाइटिस के फीचर हैं। दूसरी तरफ मौसम में बदलाव की वजह से जब गला खराब होता है तो वो वायरल फेरेंजाइटिस की तरफ एक इशारा करता है। लेकिन फिर वही बात है कि अगर एलर्जिक राइनाइटिस है उसमें नेज़ल वॉशेस, एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट से हम
काफ़ी हद तक सिम्टोमेटिकली पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। और इन सबको अगर हम सही समय से कर लें तो हमें सर्जिकल ऑप्शंस, साइनोसाइटिस की सर्जरी से भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। एलर्जी के ट्रीटमेंट के अंदर हमें स्किन प्रिक टेस्ट और एलर्जी का सीरम आईजी लेवल्स, इनके बारे में भी पता होना चाहिए और अपने ईएनटी एक्सपर्ट से इसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन हमको करना चाहिए। सर, स्नोरिंग को लोग सीरियस नहीं लेते हैं, उसको अपनी डेली लाइफ की हैबिट मानते हैं, इसमें आपकी क्या राय है? स्नोरिंग एक सिम्टम लगता है, एक बीमारी जिसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम, OSAS। मुझे हर मरीज को ये बताना की आवश्यकता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम से आपके हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है, ये आपकी लॉन्गेविटी को कम करता है, आपको दिन में लेथार्जिक रखता है। स्नोरिंग को आप लाइटली ना लीजिए। इसके अंदर आप ENT एक्सपर्ट से मिलिए, वो आपकी एक स्लीप स्टडी, उसके आधार पे आपको निर्णय लेंगे कि आपको CPAP मशीन की आवश्यकता है या नहीं है। कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, उसके बारे में बात करते हैं। और कुछ सिचुएशंस में नाक और गले की कुछ सर्जरीज होती हैं जिसमें मल्टी लेवल स्लीप सर्जरीज के नाम से भी जिनको हम जानते हैं, उनकी आवश्यकता पड़ सकती है। बट स्नोरिंग को आप लाइटली मत लीजिए, ये ट्रीटेबल है और डेफिनेटली इसके बारे में आप अपने ENT एक्सपर्ट से ज़रूर बात करें। सर, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी आवाज़ में एकदम से बदलाव आ गया और वो बदलाव थोड़े समय के लिए भी हो सकता है और लंबे समय के लिए भी हो सकता है। तो आप हमें ये बताएं कि उसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं और वो हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं? देखिए, वॉइस चेंजेस के बारे में जब हम बात करते हैं तो आज की तारीख में पोल्यूशन, सेकंड इज स्मोकिंग, थर्ड GERD जिसका मतलब है कि एसिड रिफ्लक्स डिजीजेस, वोकल स्ट्रेन, ये सब कारण हैं जो आपकी आवाज़ बदलती है। अगर ये बहुत ज़्यादा समय तक रहती है तो इसमें एंडोस्कोपिकली इवैल्यूएट करना चाहिए कि एक्चुअल कारण क्या है और उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि वोकल नोड्यूल अगर है तो प्रॉपर वोकल रेस्ट, हाइड्रेशन, इससे भी काफ़ी इलाज संभव है। कुछ कंडीशंस के अंदर दवाइयों से आप ठीक हो सकते हैं, कुछ कंडीशंस में आपको हो सकता है कि बोलने के तारों की सर्जरी, जिसको माइक्रोलैरिंगल सर्जरी बोलते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। पर एक ENT एक्सपर्ट इवैल्यूएशन इज़ मैंडेटरी, ये एक आवश्यक चीज़ है, इसे ज़रूर कराएं। सर, आज की जनरेशन बहुत सारे टाइप के ईयरफोन्स, हेडफोन्स यूज़ कर रहे हैं, तो लंबे समय तक यूज़ करने से, काफ़ी घंटों तक यूज़ करने से उसका हमारे कानों की हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? लाउड म्यूज़िक, कार, घर, थिएटर, डिस्क बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, बट इसकी एक लिमिटेशन है। आप बहुत समय तक बहुत लाउड म्यूज़िक सुनेंगे तो आपके इनर हेयर सेल्स ख़राब हो जाएंगे और आप धीरे धीरे परमानेंटली डेफ की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। अपनी हियरिंग लॉस को बचाने के लिए आप ऐसे वातावरण में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ना रहें, अपने कानों को आप ही बचाएंगे। अगर आपने जीवन भर म्यूज़िक का आनंद लेना है तो कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे। अगर लाउड एक्सपोजर के बाद आपको आवाज़ सुनाई देने में दिक्कत हो रही है, कान में सीटियाँ बननी शुरू हो गई हैं, तो आप अपने ENT एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। ये बहुत अहम कदम है आपकी सुनाई को बचाने के लिए। सर, बच्चों का बार बार गला ख़राब होना, उनको बार बार सर्दी लगना, उसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? यस, पेरेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं, बच्चा बार बार गले में दर्द बता रहा है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। मेजरली इम्यूनिटी, ओवरऑल भी सी कि जिन बच्चों में इम्यूनिटी या फाइटिंग रेजिस्टेंस कम है वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। ऑफ कोर्स ENT में हम लोग टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स के बारे में बहुत बार बात करते हैं। मैं आज फिर यही कहूँगा कि जो बच्चे बार बार गले में दर्द बता रहे हैं उनके टॉन्सिल इवैल्यूएट होने चाहिए। जो बच्चे रात को मुंह खोल के सो रहे हैं या खराटे कर रहे हैं उनके एडिनॉइड इवैल्यूएशन होने चाहिए, चाहे वो आप दूरबीन से कराएं, चाहे आप वो एक एक्सरे करा के कराएं, पर इनका इवैल्यूएशन ज़रूरी है। बार बार गले में दर्द होने को आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। अपने ENT एक्सपर्ट से इस बारे में ज़रूर बात करें, दे विल गाइड यू वेल। सर, अगर किसी को उठने पे, बैठने पे, धूप में ज़्यादा देर खड़े होने से चक्कर आ रहा है तो उसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? आम धारणा है चक्कर आ रहे हैं मतलब कमज़ोरी आ गई है। यही बात नहीं करेंगे कि चक्कर के कितने कारण और हैं। BP कम एजिंग का वो एक कारण हो सकता है, बट चक्कर के बहुत सारे कारण होते हैं और जिनमें से बहुत से तो ईजिली ट्रीटेबल हैं। बिनाइन पोजिशनल
प्रॉक्सिमल वर्टिगो, बीपीपीवी, वायरल लेबेंडाइटिस, वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस और ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसमें कान के चक्कर दवाई से ठीक किए जा सकते हैं, या शरीर के अंदर कुछ मैन्यूवर्स करके, एप्लीज मैन्यूवर है, डिक्स हेल्पाई मैन्यूवर है, इनके द्वारा इन चक्करों को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। मेरी हर चक्कर के पेशेंट से ये सलाह जरूर होती है कि आपको अगर चक्कर आ रहे हैं तो ईएनटी एक्सपर्ट को आप तुरंत मिलें, और दूसरा, इनको हर समय लो बीपी और कमज़ोरी से ना जोड़िए। ये एक बड़ी बीमारी भी हो सकती है, बट एक ईएनटी आपको इस बारे में सही सलाह दे सकता है। सर, ईएनटी हेल्थ चेकअप हमें क्यों ज़रूरी है और ये हमें कौन कौन सी डिजीज़ से इन फ्यूचर बचा सकता है? हेल्थ चेकअप के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट अब ईएनटी एग्जामिनेशन हो गया है। जब भी पेशेंट हमारे पास हेल्थ चेकअप के लिए आते हैं तो उनका ईएनटी एग्जामिनेशन हम करते हैं, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हेल्थ चेकअप का। कान के पर्दे की स्थिति कैसी है, कान में कोई छेद तो नहीं है पर्दे में, कान के अंदर कोई वैक्स तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, गले में टॉन्सिल्स की बीमारी की वजह से कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है, नाक की हड्डी की वजह से कोई परेशानी तो नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है पेशेंट का, नाक में पॉलिप्स तो नहीं है, सुनाई देने की क्षमता कैसी है, सूंघने की क्षमता कैसी है, खराटे कैसे हैं, क्या आपकी स्पाउस आपकी खराटों से दुखी तो नहीं है। ये सब कंपाइल करता है ईएनटी एग्जामिनेशन इन हेल्थ चेकअप। जितना इंपॉर्टेंट आपका हेल्थ चेकअप है उतना ही इंपॉर्टेंट उसका पार्ट ऑफ ईएनटी एग्जामिनेशन है, और इसको मैं बहुत स्ट्रेस देता हूँ कि प्लीज़ आप ज़रूर अपना ईएनटी इवैल्यूएशन कराएं।